Hello everyone. So we will now start the next topic, Ohm's law. Ohm's law. Ohm's law बेटा क्या स्टेट करता है? Ohm's law स्टेट करता है कि ये हमें रिलेशन बताता है किसके बीच में? करंट और वोल्टेज के बीच में। तो ओम्स लॉ हमारा लॉ जो है, ये ओम्स लॉ क्या बताता है? ये हमें एक रिलेशन बताता है किसके बीच में? इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में। आप करंट को I से डिनोट करते हैं और वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। तो ये ओम्स लॉ, ओम क्या है? तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने 1828 में एक रिलेशन बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ लगा दी हमने की और एमीटर लगाया और साथ में रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है, और इस कंडक्टर को मैं XY नाम दे देती हूँ। यहाँ से ये बैटरी हमने कनेक्ट की है और इधर मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी ड्रॉप हुई है, तो मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट का सिंबल कैसे होता है? रेजिस्टेंस के ऊपर ये एरो साइन लगा देते हैं। और इफ़ यू रिमेंबर 10th क्लास में आपने रियोस्टेट की डेफिनेशन की थी। रियोस्टेट वो डिवाइस होता है जो कि सर्किट के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा एमीटर है। तो उन्होंने क्या किया, इसको उन्होंने अब ऑन कर दिया। ठीक है, तो जिसकी वजह से अब क्या हो गया, की को प्रेस कर दिया तो अब क्या होगा, करंट पास करेगा इस सर्किट में से। अब जब करंट पास करेगा इस कंडक्टर में से तो यहाँ वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। बेटा वोल्ट मीटर का क्या काम होता है? वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज की रीडिंग देता है। तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर से हमारे पास रीडिंग आएगी और हम रीडिंग जो है यहाँ पर मेजर करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आगे करंट पास करेगा तो ये एमीटर का क्या काम होता है? सोचो सोचो, एमीटर का क्या काम होता है? एमीटर जो है वो हमें करंट बताता है कि सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो चलो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक सर्किट डायग्राम है और हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लैब में हैं और हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी ये वोल्ट मीटर रीडिंग, जिसको मैं V से डिनोट कर रही हूँ। और एक मैंने बनाया कॉलम एमीटर रीडिंग का, उसको मैं I से डिनोट कर रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ली। चलो मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर हमारे पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आई वो 20 वोल्ट आ गई। कितनी रीडिंग आ गई बेटा? 20 वोल्ट रीडिंग आ गई। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एमीटर की रीडिंग कितनी आई? 4 एम्पियर। ठीक है, और हमने एमीटर जो है वो उसकी जो यूनिट्स हैं वो एम्पियर लिए। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी ले सकते हैं, माइक्रोमीटर, मिली एमीटर। तो अभी हम सिंपल एमीटर ले रहे हैं। 4 एम्पियर हमारे पास किसकी रीडिंग आ गई? करंट की रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। लेट अस सपोज कि नेक्स्ट रीडिंग जब हमने रियोस्टेट से यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस चेंज किया तो क्या होगा, करंट की वेरिएशन होगी। और हम मान लेते हैं अब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ गई? 30 वोल्ट रीडिंग आ गई। तो यहाँ पर और एमीटर पर रीडिंग आ रही है, लेट इट बी 6। ठीक है, और अब हमने दोबारा जब रियोस्टेट की पोजीशन जो है वो हमने चेंज की वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियोस्टेट का जब हम स्क्रॉल करते हैं रियोस्टेट पे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम कम या ज़्यादा करते हैं। वी वेरी द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से दोबारा रीडिंग चेंज होगी। तो लेट इट बी 40 वोल्ट आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास करंट जो है वो 8 एम्पियर शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप इस रिलेशन के बेसिस पे, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप यहाँ पर ग्राफ बनाते हो वोल्टेज और करंट के बीच में। आप यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू रखते हो 10, 20, 30, 40।
तो हमारे पास, और मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू लिखती हूँ, लेट इट बी 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, ये हमने लिया करंट एम्पियर में और वोल्टेज हमने ली वोल्ट में। तो 20 वोल्ट पर कितनी रीडिंग है? 4। और 30 वोल्ट पर कितनी रीडिंग है? 6, दैट इज 6 यहाँ पर आ जाएगा। और 40 पर 8 आ रही है, ये रीडिंग आ गई। तो आप यहाँ पर जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कैसा है? लीनियर ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ है। तो यही जॉर्ज साइमन ओम ने देखा कि हमारे पास रिलेशन आ रहा है आई और वी के बीच में, और वो रिलेशन उन्होंने बताया, ओम ने स्टेट किया। तो उसी स्टेटमेंट को हमने लॉ बनाया। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि किसी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए बेटा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। एज वी इंक्रीजिंग द वोल्टेज, करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया। ठीक है, उसके बेसिस पे बताया उन्होंने, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, I is directly proportional to V. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, provided जो फिजिकल कंडीशंस हैं कंडक्टर की वो सेम रहें। फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है? जैसे कि कंडक्टर का डायमेंशंस हो गई, कंडक्टर की हमारे पास टेम्परेचर हो गया। किस टेम्परेचर पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके वेरिएशन से हम देखेंगे ये रिलेशंस करेक्ट नहीं होगा, उसमें कुछ वेरी चेंजेस आएंगे। दिस वी विल सी इन लेटर टॉपिक्स, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि ओम्स लॉ ने क्या बताया कि आई इज़ प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो बेटा इसको मैं ऐसे भी लिख दूँ, वी प्रोपोर्शनल टू आई, वन एंड द सेम थिंग। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे और कांस्टेंट लिखेंगे, इक्वल टू और साथ में कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। सो दिस इज रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है ये कांस्टेंट, वैसे तो ये कांस्टेंट है, पर क्या ये किसी पे डिपेंड करता है? यस, इट डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस जिसको आर से डिनोट कर रहे हैं, वो किस पे डिनोट करता है? ये डिपेंड करता है अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, की जो आपने कंडक्टर लिया है वो किस मटेरियल का लिया है। कि अगर आप यहाँ पर 2 कंडक्टर्स लेते हैं, कि आपने कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, सिल्वर ले लिया, आपने 2-3 टाइप के कंडक्टर ले लिए, तो हर एक का रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने अलग अलग मटेरियल के लिए। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिस पेज पे मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यू विल गेट द PDF ऑफ दीज नोट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप नीचे आप एरो लगा हुआ है साइड पर, उस पर क्लिक करें, नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई एक्सप्लेनेशन नोट्स। तो ये आप इस एक्सप्लेनेशन नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस हमने बता दिया किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने यहाँ पर ये क्या एक्सप्लेन किया? हियर वी एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं इस R की वैल्यू निकालती हूँ, सो V अपॉन आई, R की वैल्यू V अपॉन आई। सो फाइंड आउट द वैल्यू। 20/4 कितना होगा? 5। 30/6 कितना होगा? 5। 40/8 कितना होगा? 5। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। V/I कांस्टेंट आ रहा है, V/I क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। और हम ये एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें कि इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आए, दो हमने एक्चुअल में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप से वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास V/I बेटा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है।
ठीक है। नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, अब हम आगे क्या करेंगे, हियर वी विल एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। दैट मीन्स यहाँ पर अब हम ओम्स लॉ को ग्राफिकली डिस्कस करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि VI का ग्राफ कैसा बनता है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स वो लीनियर ग्राफ बनेगा। तो चलिए एक बार दोबारा से इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ और कंसेप्ट्स भी हम ग्राफ से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर मैंने ये वाला ग्राफ बनाया VI ग्राफ। अच्छा ये देखो, ये कौन सी एक्सिस है, X एक्सिस है, और ये कौन सी है, Y एक्सिस है। तो VI ग्राफ, इसको आप क्या बोलोगे, VI ग्राफ। XY ग्राफ कहते हैं ना, तो VI ग्राफ, ठीक है। अच्छा अगर मैं अब इसको चेंज कर दूं, यहाँ अगर मैं करंट ले लूँ, ठीक है, इधर करंट ले लिया और इधर मैंने वोल्टेज ले ली, तो अब इस ग्राफ का नाम क्या दोगे, IV ग्राफ। इसको आप क्या कहोगे, IV ग्राफ, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। कैसा ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ होगा। तो अब हम इन ग्राफ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, व्हाट वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दीज ग्राफ्स, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, जो हमारे पास ये ग्राफ आ रहा है, दिस वन ग्राफ, इस ग्राफ का आप स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ VI ग्राफ। हाँ जी, ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, आपने +1 क्लास में भी लर्न किया था। कैसे निकालेंगे, हमें ये स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आएगा, VI ग्राफ में हमारे पास परपेंडिकुलर ग्राफ में यहाँ पर क्या आएगा, स्लोप ऑफ VI ग्राफ जो है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर I, बेस क्या है यहाँ पर V, ठीक है। VI ग्राफ, XY ग्राफ, VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज I अपॉन में V। तो I अपॉन V किसके इक्वल होगा, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी हमने ओम्स लॉ किया। तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या बताता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स अस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर मैं यहाँ पर स्लोप निकालूं IV ग्राफ, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ IV ग्राफ, यहाँ पर देखो X एक्सिस पे I, Y एक्सिस पे V, तो आप XY ग्राफ लिखते हो, IV ग्राफ। स्लोप ऑफ IV ग्राफ यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज V अपॉन में I, और V अपॉन I किसके इक्वल होता है, R के। तो यहाँ पर डायरेक्ट पता लगेगा, अगर जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यहाँ डायरेक्ट है और यहाँ पर कैसा है, इन्वर्स है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अगर मैं अभी आपके सामने एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखती हूँ कि मेरे पास ये ग्राफ गिवन है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ V और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ I, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा V और यहाँ पर मैंने लिखा I, दिस इज VI ग्राफ, VI ग्राफ। और मैंने यहाँ पर 2 कंडक्टर्स ले लिए A एंड B, और आपसे मैं पूछूं किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, विच हैव मोर रेजिस्टेंस, A का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है। अब यहाँ देखो ये VI ग्राफ है, तो यहाँ से जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पर स्लोप किसका स्लोप ज़्यादा है, स्लोप ऑफ B इज़ मोर, ठीक है, स्लोप ऑफ B इज़ मोर। तो B का रेजिस्टेंस, देयरफॉर B का रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टर A का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये क्या था हमारे पास, इन्वर्सली था। और यही ग्राफ अगर हम बनाते, IV ग्राफ बनाते, यहाँ I लिखते और यहाँ पर V लिखते, तो बेटा हमारे पास जिसका स्लोप ज़्यादा था उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता। नाउ अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की अब हम बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है एक ऑपोजिशन है, दिस इज द opposition to the
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज़ द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये जो ऑपोजिशन मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो जब वो करता है, उसको जो चीज़ रोकती है उसका हमने नाम दिया, ऑपोजिशन का नाम दिया कि रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल है, अभी हमने बताया, इट इज़ अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज़ V अपॉन I। और ये बेटा इसकी SI यूनिट लिखेंगे, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को सिंबल जो है इसका वो ओमेगा, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा। तो अगर आप डिफाइन करते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, 1 वोल्ट, वोल्ट को V से, एम्पियर को A से, तो हमारे पास 1 ओम किसके इक्वल आ गया, 1 वोल्ट पर एम्पियर के। दैट मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम if current of 1 ampere flows through a conductor where 1 volt potential difference is applied across it, कि अगर उसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल लगाई हुई है, 1 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, V अपॉन I वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, वो पोटेंशियल की डायमेंशन फॉर्मूला याद है सबको, नहीं भूल जाती है ना, तो कोई बात नहीं, हमें ये फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अभी किया था, दैट इज वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, W अपॉन में Q, तो यहाँ लिखेंगे W और V की यहाँ लिख देंगे Q, और इधर हमने क्या लिखा, करंट। ठीक है, और Q को क्या लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं, I इंटू T लिख दिया हमने। ठीक है, ये तो याद है भैया आपको, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, तो Q किसके इक्वल हो गया, I इंटू T, ये हमारा रफ वर्क है। तो Q की जगह हमने I इंटू T लिख दिया। अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करो, W की तो आपने रटी हुई है डायमेंशंस 11th क्लास में, ml/2t-2, और करंट टू टाइम्स है, और करंट का आप क्या लिखते हो डायमेंशंस, एम्पियर, तो A2 टाइम के लिए T, तो यहाँ पर आ जाएगा ml/2, t की पावर ये ऊपर जाके माइनस में, t की पावर -3, और ये हो जाएगा A-2, तो ये आ गया आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए रेजिस्टेंस। नाउ अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है, रेजिस्टेंस क्यों लगता है, क्यों ऑपोजिशन सफ़र करता है जब चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, जब यहाँ पर बैटरी अप्लाई की जाती है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे की तरफ मूव करते हैं, तो क्यों रेजिस्टेंस, क्यों ऑपोजिशन होती है। एज वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि जब ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आगे की तरफ, इनके ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि बैटरी कनेक्ट की जाती है, तो ये क्या करते हैं, ये कंडक्टर के आयंस के साथ, कंडक्टर के आयंस के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड दे कोलाइड, वो कोलाइड करते हैं, उनकी कोलिजन्स की वजह से, आयंस की के साथ कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, क्योंकि जब हम टकराए किसी से, तो हम फॉर अ सेकेंड हम एक बार रुके, मतलब हमारी स्पीड कम हुई, स्पीड कम होने का मतलब ये है कि कम चार्जेस जो हैं उस पर्टिकुलर टाइम में मूव कर रहे थे। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर अब नंबर ऑफ चार्जेस कम पास कर रहे हैं टी टाइम में, तो इट मीन्स हमारा करंट भी कम हो जा रहा है, और अगर करंट कम जा रहा है इसका मतलब कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ गया, दैट मीन्स देयर इज अ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। वो ऑपोजिशन किसकी वजह से है, ड्यू टू द कोलिजन, ड्यू टू द collision of electrons with ions of conductor. One line answer. If 1 mark question is asked, what is the cause of resistance? Due to the collision of electrons with ions of the conductor. कि कंडक्टर में से जब पास करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर में के आयंस या एटम्स के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से दे गेट अपोज्ड बाय देम, उनको वो अपोज होते हैं, मतलब उनका फ्लो जो है वो एक तरीके से रुकता है, अपोज होता है, तो विच इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। अब क्योंकि
हर एक कंडक्टर अलग अलग उनमें आयंस की अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन डिफरेंट मटेरियल इज डिफरेंट. सो दैट्स वाई जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग मटेरियल का डिफरेंट होता है. तभी हमने बताया था दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है. एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, थिकनेस एंड area, thickness related to area. So students, that's all for today. In my next video I will cover the factors on which the resistance of a conductor depends. इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे. If you like my video, please click on a like button and also comment and subscribe my channel if you have not subscribed. So thanks all of you.